आप सभी का मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। सीधे रुक करते हैं इस वक्त इटावा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। पूर्व सांसद श्री प्रेमदास कठेरिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया जी, पूर्व विधायक श्री के राज जी, पूर्व विधायक सिद्धार्थ शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इटावा सदर, जसवंत नगर, भरतना से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी हुई पावन भूमि इटावा की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इटावा की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित जनता जनार्दन का और इटावा वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अब इटावा के नाम पर कहीं भय और दहशत नहीं होती है। अब इटावा के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं होता है। अब इटावा का नौजवान प्रदेश में या देश में जहां कहीं जाता है तो जो सम्मान अन्य यूपी के जनपद वासियों को प्राप्त होता है, वही सम्मान इटावा वासियों को भी प्राप्त होता है। पहचान के संकट से उभारने का काम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आप सबको दिया है। और इस अवसर पर जब मुझे आज यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को, जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूं। इसकी हृदय से बधाई देता हूं। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? किसी और ने नहीं, इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब इटावा के नौजवानों के सामने, इटावा के अन्नदाता किसानों के सामने, इटावा के कारीगरों के सामने, इटावा की बहन और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा, तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था। लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे। भय और दहशत इस कदर हुआ करती थी कि इटावा के नाम पर देश के अंदर होटल में रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में टिकने नहीं देते थे, और निवेश के नाम पर तो सब नदारत था, कोई आने वाला नहीं था। लोग कहते थे जब हम स्वयं ही सुरक्षित, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी? और इसीलिए 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी के कमल को अपने क्षेत्र में खिलाने का अवसर दिया था, और तब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प लिया था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे, संगठित अपराधियों की कमर तोड़ेंगे और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था,
यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, अराजकता नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि यूपी में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। अब यूपी के अंदर न उपद्रव है, न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में उत्सव है और यूपी में सब चंगा है। ये नए यूपी की नई कहानी है। जो लोग पहले अब से 10 कदम दूरी बनाते थे 10 वर्ष पहले तक, आज आप कहीं जाएंगे कहेंगे मैं यूपी का हूं, मैं इटावा का हूं, मैं मैनपुरी का हूं, मैं आगरा का हूं, मैं जालौन का हूं, मैं फतेहपुर का हूं, मैं औरैया का हूं, किसी भी जनपद का आप बताएंगे, वह व्यक्ति आपसे दूरी नहीं बनाएगा, बल्कि उसके मन में आता है कि वह आपके नजदीक आए और आपको गले से मिल ले। यह आज आपकी पहचान है। एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सैफई सिंडिकेट ने उनकी पूरी मुहिम को परिवारवाद और वंशवाद की विष बेल में ऐसे लपेट दिया कि कोई नौकरी निकलती थी वो सिंडिकेट उस पर हावी हो जाता था। यहां का नौजवान देखता रहता था, नौकरी नहीं, किसान को उसकी सुविधा का लाभ नहीं, श्रमिकों को उसके उसके श्रमदान से वंचित कर दिया जाता था। विकास के नाम पर लूट खसोट का जो दौर चला, उसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमारू हो जाएगा तो देश का क्या होगा? और यही होता था। आज बहनों और भाइयों, यूपी में न दंगा है, न कर्फ्यू है, न उपद्रव है, यूपी में न माफिया है, न संगठित अपराध है। अब हमारा यूपी उत्सव प्रदेश बनकर के उभरा है। हमारा प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। और ग्रोथ इंजन की उसी कहानी को बताने के लिए आज मुझे इटावा जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसी कहानी को बताने के लिए आज मैं आया हूं। अभी यहां पर इससे पहले जब मैं मंच पे आ रहा था, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी अपनी बात को कह रहे थे। उससे पहले हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने अपने भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया, और यहां की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी ने भी जिन बातों का उल्लेख किया। बहनों और भाइयों, विकास का पैसा पहले भी था, लेकिन पहले एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह सड़क नहीं बनने देती थी, वह पुल और पुलिया नहीं बनने देती थी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और शिक्षण संस्थान नहीं बनने देती थी। विकास के नाम पर लूट थी। गरीब को आज जो राशन मिल रहा है, इस राशन को कुछ चंद लोग डकैती डाल देते थे।
गरीब को जो आज आयुष्मान की 5 लाख रुपए की सुविधा मिल रही है, इस पे कुछ चंद लोग कब्जा कर लेते थे। आज आपने देखा होगा, हम लोगों ने पहले बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा दी। आज हम लोगों ने उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए सभी शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा को जारी किया। प्रदेश में पहले से 10 करोड़ लोगों को हम इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। प्रदेश पहले भी था, लेकिन इस पर एक सिंडिकेट का कब्जा था। वह पैसा डकार जाता था, गरीब ताकता रह जाता था, बीमारी की चपेट में आकर के वह टकटकी लगाई देखता रहता था। भूख से मरना, बीमारी से मरना उसकी नियति बन चुकी थी। नौजवान नौकरी के लिए भटकता था, इस सिंडिकेट का कब्जा होता था, नौकरी बिकती थी, नौकरी योग्यता के आधार पर नौजवानों को नहीं मिलती थी। यही तो होता था यूपी में। आज जब मैं देखता हूं, नियुक्ति पत्र वितरण करता हूं, तो इटावा का नौजवान भी धमाकेदार तरीके से नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। मैं पूछता हूं उससे कि भाई क्या कहीं से सिफारिश तो नहीं करानी पड़ी? कहता नहीं, अपनी योग्यता से आया हूं, और हम तो धन्यवाद करते हैं कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति आज हमें प्राप्त हो रही है। आज मैं देखता हूं यूपी की मेरिट सूची आती है, तो यहां का नौजवान भी उस मेरिट सूची में आता है। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां का नौजवान भी भाग लेकर के सफल होता है। 17 के पहले यह संभव नहीं था। आज जिन मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। यह पैसा आपके मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए नहीं मिलता था। 17 के पहले इस समाजवादी ब्रांड को आपकी आस्था की चिंता नहीं थी। 17 के पहले तो इनके जो नजारे थे उसको आप देख सकते थे। कावड़ यात्रा को ये निकलने नहीं देते थे, कावड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी के शोभा यात्रा पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता था, दुर्गा पूजा के पंडालों को नहीं सजने दिया जाता था, नहीं वहां पे आयोजन होने देते थे। लाठी डंडा उपद्रव शुरू हो जाते थे। आज तो दंगा नहीं हुआ पिछले 9-9.25 वर्ष के अंदर। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। 2017 के पहले बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। तमाम संभ्रांत परिवार, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो हालात ये थे, हर संभ्रांत परिवार अपनी बेटी को दूर रिश्तेदारी में या छात्रावास में भेजता था पढ़ने के लिए। बहन और भाइयों, आज बेटी सुरक्षित है, वापस अपने मां बाप के संरक्षण में रहकर के अपने घर से स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। व्यापारी अब अपने घर से प्रार्थना करके नहीं निकलता है कि प्रभु शाम को आऊं तो अपने बाल बच्चों का मुंह देख सकूं। आज व्यापारी भय मुक्त है, क्योंकि सरकार की घोषणा है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तय कर लो। अगर सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया तो तीसरी कोई जगह नहीं होगी। ये जो सैफई सिंडिकेट था, ये कभी भी इस प्रकार की घोषणाएं नहीं कर सकता था, क्योंकि गुंडे तो सब उनके साथ ही जुड़े हुए थे। उस समय तो कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। लोगों में कहावत चल पड़ी थी, और बदनाम इटावा होता था, बदनाम मैनपुरी होता था। करता था कोई, भरता था कोई।
लोग आपको शक की निगाह से देखते थे। आज बहनों और भाइयों, कोई शक नहीं, कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। इटावा को भी वही सम्मान है जो लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैनपुरी वालों को भी वही सम्मान है जो प्रयागराज वासियों को प्राप्त हो रहा है। कोई समस्या नहीं। विकास के कार्य अनवरत रूप से चल रहे हैं और विकास किसी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके पास आए हैं। 604 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आपको प्रदान करने के लिए आए हैं। और बहनों और भाइयों, इस 604 प्रकार की परियोजनाओं, 604 करोड़ की परियोजनाओं को इसलिए भी देना चाहते हैं क्योंकि हम पर कर्ज है आपका। आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास कर रही है और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, आज फराटेदार तरीके से यहां पर एक नई व्यवस्था आगे बढ़ रही है। याद करिए, कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने सेफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने का एक निर्णय लिया था। 5 वर्ष तक अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री थे, उनको फुर्सत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने की। और हम लोगों ने यहां पर 500 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 490 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने पैसा देकर के इसको पूरा करवाने का काम किया है। 232 करोड़ की लागत से 300 बेडेड गायनी ब्लॉक को भी यहां पे बनवाया है। अब यहां का आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 540 गांवों में यहां पे 1000 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य चल रहा है और 2,33,000 परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का प्लान है। चतुर्थ फेज में इस कार्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड के लिए सीधी कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में आपके पास है और यहां पे हम लोग भरतना और ताखा में यहां पे हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण यानी औद्योगिक अवस्थापना के लिए एक क्षेत्र क्लस्टर को विकसित करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर से लेकर के फर्रुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्यक्रम भी हम लोग इसके साथ इस कार्यक्रम को जोड़ रहे हैं, जिसमें इटावा के अंदर भी 108 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके इस कार्यक्रम को इटावा से भी लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, 296 करोड़ रुपए की लागत से इटावा ग्वालियर NH 92 चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण के कार्य को भी ये डबल इंजन की भाजपा सरकार तैयार कर रही है। 344 करोड़ रुपए की लागत से इटावा कन्नौज NH 91A का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 228 करोड़ रुपए की लागत से इटावा से कर्री NH 92 के निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है। 74 करोड़ रुपए की लागत से कानपुर टुंडला रेल सेक्शन पर 2 लेन का फुटओवर ब्रिज का निर्माण, 79 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर सेतु पहुंच मार्ग का और अतिरिक्त कार्य को यह भी प्रक्रिया में है। 800 करोड़ रुपए की लागत से इटावा में रेलवे फ्लाईओवर और बाईपास के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। भरतना बाईपास के निर्माण का कार्य 69 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है। बकेवर लखनऊ सिंडोस मार्ग पर भी सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। और बहनों और भाइयों, यहां पे कानपुर लायन सफारी इटावा के लिए भी बाईपास के निर्माण का कार्य के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी कार्य आज यहां के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो 90 करोड़ रुपए की लागत से पैरामेडिकल के आवासीय भवन का निर्माण के कार्य को भी हम लोगों ने यहां डबल इंजन सरकार ने स्वीकृति दी है।
ये इटावा के विकास के लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। बहनों और भाइयों, ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ता है, इसके लिए समय देना होता है। पहले समय कहां था? बबुआ तो 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार हो पाते थे, 5 बजे जिम चले जाते थे, 7 बजे महफिल जम जाती थी। तो जनता के लिए और विकास के लिए कहां समय था? और यही है कहानी जो पहचान का संकट आपके सामने और प्रदेश के सामने खड़ा हुआ था। बहनों और भाइयों, नौकरी निकलती थी 17 के पहले, चाचा भतीजे की जोड़ी निकल पड़ती थी। मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलती थी तो कोर्ट को रोक लगानी पड़ती थी। नौजवान नौकरी से वंचित। हर जिले में गुंडे और माफिया पैदा कर दिए गए थे। सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, फॉरेस्ट माफिया, इन्होंने जीना हराम करके रखा हुआ था। और आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त नए भारत का नया यूपी और प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए आज विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, टॉप 3 से टॉप यानी बॉटम 3 से टॉप 3 की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का उत्तर प्रदेश, पहले हर पायदान पर सबसे पीछे, आज हर पायदान पर सबसे आगे यूपी है। यूपी आगे है और यूपी की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भूमिका कानपुर की है, जितनी भूमिका लखनऊ की है, उतनी ही भूमिका इटावा और मैनपुरी की भी है। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए तो 75 के 75 जनपदों का विकास आवश्यक है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 4 ही जाति देश में हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है, एक युवा है, इसमें सभी जातियां आ जाती हैं। हर युवा के हाथ को काम मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मिशन रोजगार का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम युवा उद्यमी स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम और मिशन रोजगार के अंतर्गत हर नौजवान को नौकरी का लाभ देना। प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो नियम लखनऊ और गोरखपुर के नौजवानों के लिए है, वही इटावा और मैनपुरी के नौजवानों के लिए भी है। विकास का जो पैमाना वहां के लिए, वही पैमाना लखनऊ और इटावा का भी है। बहनों और भाइयों, हमने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफ किए तो जितना गोरखपुर का हुआ उतना ही इटावा और मैनपुरी का भी हुआ। कोई भेदभाव नहीं। किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना है लघु और सीमांत किसानों को, तो वह बराबर मिल रहा है। हमने कहा हम पॉलिसी लेकर के आए, हमने कहा कि हम निजी ट्यूबवेल धारक किसानों के कर्ज माफ करेंगे, तो पूरे प्रदेश में 16 लाख किसानों को पूरी तरह बिजली मुफ्त देने का काम किया। यहां नीति के आधार पर जब सरकार कार्य करती है तो नियंता भी सहयोग करता है। कोई भेदभाव नहीं, हर एक को सुरक्षा, हर बेटी को सुरक्षा है, हर बेटी को सम्मान है। उसके स्वावलंबन के लिए आगे बढ़े हैं।
विरासत को सम्मान देने का काम कैसे होना चाहिए। आज आप देखते होंगे सैनिक स्मारक हो, शहीद सैनिकों के स्मारकों को सम्मान देने का काम हो, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण, मां विंध्यवासिनी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण, या फिर नेमी सारण्य में उसका भव्य स्वरूप, या मथुरा वृंदावन के विकास की एक नई कार्य योजना के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम बिना भेदभाव के। राज्य पहले भी था, लेकिन पहले विरासत का भी अपमान होता था, पर्व और त्योहार को असमय रोक दिया जाता था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ती थी, अन्नदाता किसान बदहाल था, कारीगर बेरोजगार था, और महिला और बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता? आज डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य हो रहा है और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बहन और भाइयों, इस विकास को और तीव्र करने की आवश्यकता है। जितना बेहतर कनेक्टिविटी है, और इटावा तो एक जंक्शन बन रहा है हर एक ओर से, इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए डबल इंजन सरकार को और ताकत की आवश्यकता है, और उस ताकत के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। वर्तमान को सुधारने के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है सिपाही सिंडिकेट से मुक्त होइए, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़िए, विरासत को सम्मानित करिए। आने वाली पीढ़ी बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ आपका नाम स्मरण करेगी, याद करेगी, और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। आज ये डबल इंजन की सरकार, ये समाजवादियों ने तो डॉक्टर लोहिया तक को नहीं छोड़ा, दलित महापुरुषों का इन्होंने अपमान किया। याद करिए, संत रविदास जी के नाम पे जिस जनपद का नाम था वो नाम हटा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम इन्होंने हटा दिया। हमारी सरकार आई, हमने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया है, फिर से किया है। इन महापुरुषों का योगदान है। याद करिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे औरैया में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा को लगाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। यूपी के विकास की इस गति को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए इटावा, भरतना और जसवंत नगर भी बुलेट स्पीड के साथ, यूपी की रफ्तार के साथ आगे बढ़े, इसके लिए आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब यूपी बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। जितना पैसा विकास के लिए मांगेंगे उससे 2 पैसा ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़िए, इसी में वर्तमान और भविष्य उज्जवल है, और उसी उज्जवल भविष्य के लिए आपने देखा होगा अब गरीब को राशन भी मिल रहा है, गरीब को मकान भी मिल रहा है, कैशलेस सुविधा का लाभ भी मिल रहा है, रसोई गैस के सिलेंडर भी मिल रहे हैं, सड़क भी बन रही है, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन भी बन रहा है, और साथ साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी हॉस्टल के निर्माण भी हो रहे हैं। हर एक तबके के लिए कार्य, और उस विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाएं, इस विश्वास के साथ आज की इन सभी परियोजनाओं के लिए इटावा वासियों को मैं बधाई देता हूं। यहां की विधायक
को इन सब कार्यों के लिए हृदय से प्रयास करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अपने पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिनका एक सार्थक सहयोग इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होता है, और आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। तो इटावा